नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फतेहपुर में बार बार सांप के काटने के दावे पर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। पूरी खबर आगे दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मथुरा के मंदिर में शादी के दौरान बवाल मच गया। आखिर वजह क्या रही, ये खबर भी विस्तार से आगे आपको दिखाएंगे। फतेहपुर से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहां विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा, लेकिन अब इस मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच करवाई, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। विकास को सांप में 7 बार नहीं, उसे स्नेक फोबिया है, ये निकलकर सामने आया। सांप काट चुका है। 7 बार सांप काटा है। कहाँ काटा था और कैसे कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद मैं हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। क्या उसे सपने में सांप काटता है? क्या उसे स्नेक फोबिया है? या फिर क्या उसे आसपास सांप दिखाई देने वाली बीमारी है? 7 बार सांप काटने का दावा करने वाले विकास के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या सपने में सांप उससे बात करता है, या फिर उसके मन में कोई डर है, या इसके पीछे उसका कोई मनोरोग है? फतेहपुर के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा था कि एक सांप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और उसे बार बार डस रहा है। इतना ही नहीं, 40 दिन में उसे सांप 7 बार काट चुका है। विकास के घर वाले भी परेशान थे। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। जांच के बाद अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सांप ने विकास को 7 बार नहीं बल्कि 1 बार काटा। उसे सांप का फोबिया हो गया था। उसके दिल में सांप का ऐसा डर बैठा कि उसे हर जगह सांप ही दिखाई देने लगा। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट में सीएमओ ने 1 बार ही सांप के काटने की बात कही है। सीएमओ के मुताबिक विकास स्नेक फोबिया से ग्रसित हो गया है। इस फोबिया में उस शख्स को बार बार सांप के काटने का आभास होता है। स्वास्थ्य विभाग ने विकास को मनोचिकित्सक की मदद लेने के लिए कहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सांप ने विकास को पहली बार 2 जून को काटा, बाकी 6 बार डसना संभव नहीं है। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके के सौरा गांव का ये मामला है। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो हर तरफ इसी पर बात होने लगी। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। कोई इसे हकीकत बताने लगा तो कोई इसे मन का भ्रम बता रहा था। कुछ लोग विकास के दावों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे थे। विकास का दावा था कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, सांप ने उसे एक जगह नहीं काटा। वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है, सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। ये सब दावे विकास की तरफ से हुए थे, लेकिन डॉक्टर इस दावे को नकार रहे थे। बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है। उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े। तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी न किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है। इस तरह के लोगों पे उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, या अंधविश्वास होता है, या कोई वहम होता है। जब विकास 7वीं बार नर्सिंग होम से ठीक होकर निकला तो उसके घर वाले उसे बजरंग बली की शरण में लेकर गए। विकास को राजस्थान के दौसा ले जाया गया। समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद परिवार दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा, जहां बजरंग बली से विकास के स्वस्थ होने की कामना की गई। विकास अपने शरीर पर सांप के डसने के निशान भी दिखाता था। इससे पहले ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से ही सामने आया था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बनाता था। फतेहपुर के इस मामले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था। अब जांच रिपोर्ट से सच भी सामने आ चुका है। विकास के दिल में जो सांप का डर बैठा है, उसे बाहर निकालना जरूरी है।
ऐसे में मनोचिकित्सक की मदद से उसका बेहतर इलाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं मथुरा के बरसाना में मंदिर में एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। यहां राधा रानी मंदिर में शादी करवाई जा रही थी। इसके बाद मंदिर प्रशासन हरकत में आया और शादी को रुकवाया गया है। अभी कुछ दिन पहले श्रीजी राधा रानी मंदिर में राधा रानी के सिंहासन के पास केक काटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं अब राधा रानी मंदिर में एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक शादी करवाई जा रही है। शादी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका था। सोमवार के दिन मंदिर परिसर में शादी समारोह चल रहा था, जिसमें दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे हैं। वहीं वरमाला की रस्में की तैयारी भी की जा रही थी। मंत्रोच्चार हो रहे थे। कहा जा रहा है कि दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले राजेश के बेटे पारस की शादी गुजरात के सूरत की रहने वाली लड़की से हो रही थी। राजेश ने बेटे की शादी राधा रानी के चरणों में कराने का फैसला लिया। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन के परिवार में सहमति बन गई। सोमवार 15 जुलाई को शादी की तारीख तय हुई, जिसके बाद दोनों परिवार बरसाना पहुंच गए। मंदिर के किसी पुजारी से बात कर शादी की बात की गई और बाद में शादी की रस्में शुरू कर दी गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शादी के वक्त मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। मंदिर परिसर में शादी को देखकर सभी लोग हैरान थे। मंदिर में शादी होने का वीडियो वायरल हुआ तो इसी की चर्चा शुरू हो गई। कई लोग विरोध भी करने लगे। मंदिर प्रशासन भी तुरंत एक्शन में आया। मंदिर के रिसीवर प्रवीण गोस्वामी ने मंदिर में तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों को भेजकर शादी को रुकवाया। लड़का और लड़की के घर वाले ने शादी न रुकवाने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर में धार्मिक आयोजन के अलावा दूसरे किसी प्रकार का आयोजन नहीं कराया जा सकता। इस तरह के आयोजन की मंदिर रिसीवर ने कोई अनुमति नहीं दी थी और भविष्य में शादी समारोह का इजाजत भी नहीं मिलेगी। शादी रुकवाने के बाद दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों ने बरसाना में ही एक होटल किराए पर लिया और वहीं शादी कराई गई। इस वाकये के बाद मंदिर प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि लोग शादी के मकसद से मंदिर में न आएं। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसे आस्था से खिलवाड़ बताने लगा, तो वहीं कोई कह रहा है कि मंदिर में उचित नहीं है। लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर भगवान को साक्षी मानकर शादी की जाती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग विरोध जता रहे हैं। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। अब काशी में गंगा की लहरों पर कुछ ही समय बाद हाइड्रोजन यान दौड़ेगा। देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोलकाता से काशी के रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दो मंजिला हाइड्रोजन क्रूज कोलकाता से काशी का सफर तय कर चुका है। जी हां, ये ना पेट्रोल से चलेगा और ना ही डीजल से। ये पूरी तरह हाइड्रोजन से गंगा की लहरों पर दौड़ेगा, जिससे पर्यटकों को गंगा भ्रमण की सुविधा मिलेगी। इसीलिए इसे हाइड्रोजन जलयान कहा जा रहा है। देश का ये पहला हाइड्रोजन शिप है, जिसके संचालन का सौभाग्य काशी को मिलने जा रहा है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद इसे वाराणसी लाया गया है। 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये शिप पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शिप की टेस्टिंग की है। जलयान को वाराणसी से चुनार तक चलाया जाएगा। कोच्चि शिपयार्ड में बना देश का पहला हाइड्रोजन जलयान कोलकाता से चलकर काशी पहुंच गया है और अब काशी के रामनगर टर्मिनल पर खड़ा है। बता दें कि ये कैटमरान पेरिया 3
इस जलयान को कहा जाता है और 32 दिन इसको लगे रालूपुर जलयान यहाँ पर पहुंचने पर टर्मिनल। और जलयान गंगा में पानी कम होने से गाजीपुर में फंस गया था। रास्ते में 2 जगह कैथी और चकेरी में कम पानी होने से ड्रेजिंग करानी पड़ी, जिसके बाद ये जलयान काशी पहुंचा है। इसके लिए चलने के लिए इसको न्यूनतम 2 मीटर जल स्तर होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और अब 50 से 60 लोग इसमें एक साथ यात्रा कर सकते हैं और 34 मीटर लंबे वातानुकूलित जलयान में 10 लोग इसकी गैलरी में भी घूम सकते हैं। बता दें कि 6.5 नॉट्स की गति से ये जलयान चल सकता है और दिशा परिवर्तन भी कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें इसको 1 घंटे नदी में चलने के लिए 5 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन प्लांट भी अब यहाँ पर बनाया जाएगा। इस जलयान की लंबाई करीब 28 मीटर है, वहीं चौड़ाई 5.8 मीटर बताई जा रही है। हाइड्रोजन जलयान को 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। इसका वजन करीब 20 टन है। ये 50 से 55 लोगों को आसानी से ले जा सकेगा। शिप के संचालन के लिए जल्द हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित होगा। यहीं से सिलेंडर में हाइड्रोजन भर के जलयान तक पहुंचाया जाएगा। इस शिप को इलेक्ट्रिक इंजन से भी लैस किया गया है ताकि फ्यूल खत्म होने पर इसे दूसरे इंजन से चलाया जा सके। वाराणसी में इस शिप के संचालन में कामयाबी मिलने के बाद दूसरे शहरों में भी हाइड्रोजन शिप चलाए जाने पर काम शुरू होगा। जो दूसरे घाट हैं, रविदास घाट, नमो घाट, वहां पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं हाइड्रोजन प्लांट के हिसाब से। अगर हम इसको 1 घंटे में जिस तरीके से इसको 5 किलोग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1500 किलोग्राम हाइड्रोजन में ये 300 घंटे चल सकता है। इसको भविष्य में काशी से प्रयाग के बीच चलाई जाने की तैयारी है। अभी फिलहाल ये यहीं पर है, इसके बाद इसको पैटर्न को हैंडओवर कर दिया जाएगा। बता दें कि जलयान के कमरे का निर्माण मेट्रो ट्रेन के डिब्बों की तरह है, जो उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ग्लास युक्त प्लास्टिक से बने हैं। इसमें 5 हाइड्रो सिलेंडर के साथ 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी है। अभी जलयान के आगे कार्यक्रम की रूपरेखा तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जलयान जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो इसको काशी से प्रयाग के बीच में चलाया जाएगा और संभावना जताई जा रही कुंभ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कमिश्नर पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। उधर इस्लामाबाद में ऐलान हुआ कि जेल में बंद इमरान खान की पार्टी बैन कर दी जाएगी। इसके साथ ही शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाने का ऐलान किया है। खत्म कर दिया। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में खूनी कोहराम शुरू, आतंकी हमला, जनरल का बदला, इमरान की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार। मार्शल लॉ से भी नहीं बचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब उथल पुथल मची, जब भी बवाल हुआ, जब भी कोई नया नेता उभरा, तब मार्शल लॉ को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का जनरल मुल्क का अघोषित आका बन बैठता है और चुन चुन कर अपने विरोधियों को सूली पर टांगता है। ये रवायत पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ शुरू हुई थी और अब जनरल आसिम मुनीर तक जारी है। आसिम मुनीर के निशाने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान है, जिनकी पार्टी पर बैन लगा दिया गया है और उन्हें और उनके भरोसेमंद कई लोगों की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार रख दी गई है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पर पाकिस्तान में बैन लगने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पूर्व उप सभापति कासिम सूरी के खिलाफ धारा 6 लागू की जाएगी। धारा 6 के तहत मामले में दोषी पाए जाने पर इमरान खान को सजाए मौत भी दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी।
तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। ये तो रही पाकिस्तानी सेना के जनरलों की सीनाजोरी और साजिश। अब जानिए इन जनरलों के काल बने आतंकियों की करतूत। यही तो तस्वीरें एक मुल्क की तबाही का पूरा किस्सा बयां करने के लिए काफी हैं। ये मुल्क है पाकिस्तान, जहां मौत का तमाशा जारी है। मौत उनकी भी हो रही है जो पहरेदारी में जुटे हैं, मौत उनकी भी जो जनता की खिदमत करने के लिए राजनीति में उतरे थे। पाकिस्तान के खूंखार जनरल ने पूरे मुल्क को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के आर्मी कैंप में घुसकर आतंकियों ने मेजर रैंक के अफसर समेत 4 को गोलियों से भून डाला है। हमला इतना घातक था कि 50 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी जनरल अपनी हुकूमत बचाए रखने के लिए विरोध में उठने वाली आवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश शुरू कर दी है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पर बैन लगाने के बाद उन्हें फांसी के फंदे से लटकाने का तरीका भी निकाल लिया गया है। इमरान खान समेत पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी को भी फांसी वाले कानूनी ट्रैप में फंसा दिया गया है। ये मामला क्या है? कैसे इमरान खान के राजनीतिक करियर के साथ उन्हें निपटाने का मंसूबा पाला गया है? इसे जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। पहले ये जानिए कानूनी चक्रव्यूह में इमरान खान को किस तरह जकड़ लिया गया है। उनकी जेल से रिहाई और गिरफ्तारी का सीरियल ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है। इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा को शनिवार को इद्दत शादी कोर्ट मामले में कोर्ट से बरी होने के आदेश हुए थे। इसके कुछ घंटे के बाद ही इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना मामले में नया केस दर्ज किया गया। 24 घंटे से कम समय के अंदर ही उनकी पुलिस रिमांड को भी मंजूरी दे दी गई। रविवार 14 जुलाई को नैब ने मुकदमा दर्ज कर तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए 8 दिन की रिमांड को मंजूरी दे दी। 22 जुलाई को फिर से इमरान खान को पेश होने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुकदमे से अलग इमरान की जान की मुसीबत बना है वो दंगा जो उनके जेल जाने पर हुआ था। 9 मई 2023 को इस्लामाबाद में कोहराम मचा था। 9 मई 2023 को इमरान खान के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान उन्हें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB और पाक रेंजर्स ने कोर्ट में जाने से पहले ही अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में आग लग गई। इमरान समर्थकों ने इस्लामाबाद की सड़कों पर तांडव कर दिया। रावलपिंडी से कराची तक, क्वेटा से लाहौर तक PTI कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किए। इमरान के समर्थकों ने लाहौर में PM आवास पर हमला बोला, वहां पेट्रोल बम डाला, दर्जनों घरों में आग लगा दी, गाड़ियों को फूंक डाला। लाहौर कैंट में कॉप्स कमांडर हाउस के घर में घुसकर आगजनी की गई। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना हाउस को धुआं कर दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र शुरू होने वाला है और बजट सत्र से पहले आज हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर्मचारियों को खुद हलवा परोसा, जैसे कि ये हर साल बजट से पहले की परंपरा है। ये हलवा सेरेमनी जो है वो की जाती है वित्त मंत्रालय के अंदर और खुद जो वित्त मंत्री हैं वो अपने हाथों से बजट बनाने में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी लगते हैं उन सभी को अपने हाथों से हलवा परोसा जाता है। बजट सत्र से पहले हर साल ये सेरेमनी आयोजित होती है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हलवा सेरेमनी और वित्त मंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारी जो कि मशक्कत करेंगे बजट बनाने में, उनका मुंह मीठा कराया जाता है। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है जिसे हलवा सेरेमनी कह के बुलाया जाता है और वित्त मंत्री खुद सबको अपने हाथों से हलवा परोसते हैं। और यहां वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं।